कहानी की शुरुआत में हमें बैंक के अंदर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो अपने चेहरे को छुपाने के लिए उसे मास्क से ढक देते हैं। और तभी बैंक के बाहर एक गाड़ी आती है जिससे ब्रूस नाम का आदमी बाहर निकलता है। उसने भी अपने चेहरे को छुपाया हुआ है। दरअसल ये सब के सब इस बैंक को लूटने के लिए आए हैं। बैंक के अंदर आने के बाद ब्रूस के जितने भी साथी होते हैं वो वहाँ के एम्प्लॉयज को मारना शुरू कर देते हैं और एक बॉक्स लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इन सबको उम्मीद होती है कि इसके अंदर बहुत सारा सोना होगा, लेकिन ये जब बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर सोना नहीं बल्कि पैसे होते हैं, वो भी इनकी उम्मीद से बहुत कम, जिससे सब के सब निराश हो जाते हैं और अब ये किसी दूसरी चोरी को अंजाम देना चाहते हैं जिसमें सबको बहुत पैसे मिले। वहीं हमें ब्रूस के साथी चार्ली को दिखाया जाता है जिससे एक वकील मिलता है। वो वकील उसे क्लर्क से मिलवाता है। क्लर्क चार्ली को बताता है कि मेरे माइंड में एक बहुत बड़ी चोरी का आइडिया है। ग्लासगो से लंदन तक एक ट्रेन जाती है जो कि 12 घंटे का सफर है और इन 12 घंटों के दौरान वो ट्रेन हर एक पोस्ट ऑफिस पर रुकती है, जिसके बाद पोस्ट ऑफिस में जितने भी पैसे होते हैं वो ट्रेन में लोड कर दिए जाते हैं। ये सारा पैसा रॉयल है, यानी कि ये क्वीन का पैसा है। इस ट्रेन में बहुत सिक्योरिटी नहीं होती, अगर हम चाहें तो इस ट्रेन का सारा पैसा लूट सकते हैं। और अब चार्ली अपने बॉस ब्रूस के पास जाता है और उसे ग्लासगो से लंदन जाने वाली इस ट्रेन के बारे में बताता है। ब्रूस इस चोरी के लिए मान जाता है, पर वो कहता है कि हमें बहुत ही प्लानिंग के साथ काम करना होगा। चोरी हम लंदन के आसपास ही करेंगे ताकि ट्रेन में हर एक पोस्ट ऑफिस का पैसा मौजूद हो, लेकिन सबसे पहले हमें एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो ट्रेन के सिग्नल्स को बदल सके ताकि हम ट्रेन को कहीं भी रुकवा सकें। और अब एक फ्लोरिस्ट के पास जाते हैं जिसे ट्रेन के सिग्नल्स को बदलना आता है और ये उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। जिसके बाद ब्रूस उस आदमी को उस जगह पर ले जाता है जहां पर ट्रेन को रोकना है। वो बड़ी आसानी से अपनी ट्रिक से ग्रीन लाइट को रेड लाइट में बदल देता है जिससे ट्रेन रुक जाती है। वहीं हमें क्लर्क को दिखाया जाता है जिसने इस पूरी चोरी का प्लान बनाया है। वो चोरी की जगह से कुछ ही मील दूर एक छोटे से टाउन में जाता है जहां पर उन्हें घर पसंद आता है। दरअसल चोरी के बाद सारा पैसा वो इसी घर में रखना चाहते हैं, इसीलिए वहां की ओनर एक बूढ़ी औरत से वो इस घर को मुंह मांगे दामों में खरीद लेते हैं। लेकिन ब्रूस को अब भी अपनी टीम में 2 ऐसे लोगों की जरूरत है जिनमें से एक को ट्रेन चलानी आती हो और दूसरे को उस ट्रेन के बारे में पूरी नॉलेज हो जो ट्रेन पूरा पैसा लेकर लंदन जाएगी। इन्हें वो आदमी मिल जाता है जिससे ट्रेन चलानी आती है और अब ये सब के सब उसी घर पर आ जाते हैं जिस घर को क्लर्क ने उस बूढ़ी औरत से खरीदा है। इनकी पूरी टीम में 15 मेंबर्स हैं। ब्रूस सबसे कहता है कि यहाँ पर कोई अपने ग्लव्स को नहीं उतारेगा। मैं नहीं चाहता कि किसी की भी उंगलियों के निशान यहाँ पर रह जाएं और हम पुलिस के लिए कोई सबूत छोड़ें। अब इन्हें अपने 16वें मेंबर का इंतजार है जो इन्हें ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। जल्दी इन्हें वो 16वां मेंबर भी मिल जाता है जो ब्रूस को इंफॉर्मेशन देते हुए बताता है कि 8 अगस्त को वो ट्रेन जिसका नाम रॉयल मेल है वो ग्लासगो से शाम को 7 बजे चलेगी और अगली सुबह 7 बजे वो लंदन पहुंचेगी। इस ट्रेन में टोटल 12 बोगीज हैं, जिनमें से कुछ बोगीज के अंदर डाक विभाग का सामान है, यानी कि लोगों के लेटर्स हैं, लेकिन आखिरी 2 बोगीज के अंदर पैसे हैं। और अब वो दिन आ जाता है जब इन्हें चोरी करनी है, यानी कि 8 अगस्त सन 1963। ये सब के सब सुबह 3 बजे अंधेरे में उस ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं जहां पर सिग्नल को बदलकर इन्हें ट्रेन को रुकवाना है। ये जगह लंदन से 40 किलोमीटर दूर है और अब ट्रेन आने वाली होती है। उससे पहले इनका साथी जिसे सिग्नल्स को बदलना आता है वो सिग्नल को बदल देता है, जिसके बाद ट्रेन रुक जाती है। पीछे से सब के सब ट्रेन में चढ़ जाते हैं। इस ट्रेन में कुछ ऐसी बोगीज भी हैं जिनमें नॉर्मल पैसेंजर्स हैं। ये उन बोगीज को ट्रेन से अलग कर देते हैं और अब इनके 2 साथी उस जगह पर आ जाते हैं जहां पर ट्रेन के पायलट्स हैं। ये उन्हें बुरी तरह से मारकर बंदी बना लेते हैं। इनकी टीम में जो मेंबर ट्रेन चलाना जानता है अब उसे उस जगह लाया जाता है जहां से ट्रेन को ऑपरेट किया जाता है, लेकिन वो ट्रेन को नहीं चला पाता। वो बताता है कि ट्रेन के इंजन में प्रेशर नहीं बन रहा। इसके बाद इस ट्रेन के असली पायलट को लाया जाता है। वो भी उसे चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी ट्रेन नहीं चलती। ये कोयले से चलने वाली ट्रेन है क्योंकि उस जमाने में इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं हुआ करती थी। और अब इन्हें समझ में आ जाता है कि जब इन्होंने पैसेंजर वाली बोगीज को अलग किया था तो इन्होंने ट्रेन के प्रेशर वाले पाइप को तोड़ दिया। इनके कुछ साथी उस जगह जाते हैं और उस पाइप को रिपेयर करते हैं, जिसके बाद ट्रेन चल जाती है।
और अब ये ट्रेन को उस ब्रिज के पास ले जाते हैं जहां पर ब्रूस पहले से ट्रक्स के साथ इनका इंतजार कर रहा होता है। ये सब के सब ट्रेन की आखिरी बोगी में जाते हैं जहां पर बहुत सारे बॉक्सेस हैं। उन बॉक्सेस के अंदर पैसों के बैग्स हैं। ये एक चेन बना लेते हैं और उस चेन से बहुत जल्दी ये सभी पैसों के बैग्स को अपने ट्रक में लोड कर देते हैं। जिसके बाद ब्रूस ट्रेन के पायलट को कहता है कि अगर तुमने आधे घंटे से पहले ट्रेन को रोका तो मैं तुम्हें ढूंढकर कभी भी कहीं भी मार दूंगा। दरअसल उसने पायलट को धमकी दी होती है और अब ये सारे पैसों को लेकर उसी घर में आ जाते हैं जिस घर को इन्होंने इसी काम के लिए खरीदा था। ये सारा का सारा पैसा घर के अंदर ले आते हैं। ब्रूस पिछले 60 दिनों से लगातार इस प्लान पर काम कर रहा था, इसीलिए बहुत ज्यादा थक गया है। वो सोने चला जाता है, पर अगली सुबह जब वो उठकर आता है तो देखता है कि घर में पैसों का अंबार है। ये इतने पैसे होते हैं जिन्हें गिनना नामुमकिन है। ब्रूस को समझ में आ जाता है कि उन्होंने कितनी बड़ी चोरी की है और सरकार इन्हें इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये क्वीन का पैसा है, ये रॉयल ट्रेजर है। इनके साथ जो बूढ़ा ट्रेन ड्राइवर होता है, ये उसे उसका हिस्सा देकर यहाँ से रवाना कर देते हैं। जल्दी चोरी की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाते हैं, क्योंकि ये क्वीन का पैसा है। इतनी बड़ी चोरी कभी नहीं हुई। रेडियो पर ब्रूस सुनता है कि किसी आदमी ने ब्रिज के पास आर्मी के ट्रक्स को देखा था, जिसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने चोरी की है वो आर्मी के ट्रक में पैसा लेकर गए हैं। इसीलिए ब्रूस अपने साथियों के साथ मिलकर उस ट्रक को एक नॉर्मल ट्रक में पेंट कर देता है। पर जल्दी इन्हें एक और बुरी खबर मिलती है जिसमें इन्हें पता चलता है कि पुलिस घटना स्थल से 30 मील की दूरी पर जितने भी घर हैं उनकी तलाशी ले रही है, जिसका मतलब ये है कि जल्दी पुलिस इनके घर तक पहुंच जाएगी। ब्रूस अपने साथियों के साथ मिलकर यहाँ पर जितने भी सबूत होते हैं उन सब को जला देता है। सबको उनके हिस्सों के पैसे मिल जाते हैं। एक दूसरे से विदा लेने से पहले ये एक दूसरे से वादा करते हैं कि अगर कोई पकड़ा गया तो वो अपने किसी भी साथी का नाम नहीं बताएगा। ये सब अपनी अपनी राह पर चल पड़ते हैं। वहीं इस केस को सॉल्व करने के लिए एक डिटेक्टिव को हायर किया जाता है जिसका नाम बटलर है। बटलर अपने काम में माहिर है। उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पास ही के एक छोटे से टाउन में पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी गाड़ियों का आना जाना था। अमूमन उस टाउन में कभी गाड़ियां नहीं आती। वो समझ जाता है कि वहीं पर लुटेरों ने प्लानिंग की होगी। वो उस पूरे टाउन की तलाशी करवाता है और उस घर तक पहुंच जाता है जहां पर ब्रूस और उसके साथियों ने सारे पैसे को जमा किया था। वहां पर उसे सबूत मिल जाते हैं, क्योंकि वहां पर वो बैग्स होते हैं जिनके अंदर पैसे थे। साथ ही उन लोगों के ग्लव्स भी। यहाँ पर कुछ लोगों ने कभी ग्लव्स नहीं पहने थे, इसीलिए उनके फिंगरप्रिंट्स के निशान भी वहां पर होते हैं। जो सामान उन्होंने जलवाया था वो सामान भी पूरी तरह से नहीं जला था, इसीलिए बटलर के पास अब बहुत सारे सबूत हैं। घर के अंदर इन्हें एक लॉकेट भी मिलता है जो उसी फ्लारिस्ट का है जिसने ट्रेन के सिग्नल को बदलकर ट्रेन को रुकवाया था। ये उस लॉकेट की मदद से उसके घर तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें वो पैसे भी मिल जाते हैं जो ट्रेन से चोरी हुए थे। वो अपने गुनाह को कबूल कर लेता है और बताता है कि मैं भी उस रॉबरी में शामिल था, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। मेरा काम बस इतना ही था कि मुझे ट्रेन के सिग्नल को बदलकर ट्रेन को रुकवाना था। वो सारे के सारे चोर कहाँ हैं, वो कौन है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वहीं फॉरेंसिक टीम को घर के अंदर जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे उनमें एक प्रिंट ब्रूस की दोस्त चार्ली के भी होते हैं जो पहले भी जेल जा चुका है। बटलर को समझ में आ चुका है कि इस पूरे प्लान में चार्ली भी एक खास किरदार था और ये एक बहुत बड़ी लीड होती है। ये उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं और जल्दी ये चार्ली को पकड़ लेते हैं। दरअसल इनके गैंग के जितने भी मेंबर्स थे उन सब ने कोई ना कोई गलती की थी। किसी के शू पर पेंट लगा हुआ था, किसी के बाल वहां पर रह गए थे, इसीलिए एक एक करके सबको पकड़ लेते हैं। लेकिन अब भी इस पूरी चोरी का मास्टरमाइंड ब्रूस आजाद होता है। हालांकि बटलर को पता है कि वो मास्टरमाइंड है, पहले भी एक बहुत बड़ी चोरी में उसका नाम आ चुका है। हालांकि उस वक्त उसे सजा नहीं हुई थी क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, लेकिन अब उसके खिलाफ हर एक सबूत है। ब्रूस कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। एक दिन एक घर के बाहर सीढ़ी लगी होती है। उस घर में 2 कांस्टेबल जाते हैं। दरअसल इस घर में ब्रूस और उसका परिवार है, लेकिन कांस्टेबल उसे पहचान नहीं पाते और वहां से चले जाते हैं। पर जल्दी कांस्टेबल्स को पता चल जाता है कि जिस घर के अंदर ये गए थे वो ब्रूस का है। वो हायर अथॉरिटीज को इस बात की इंफॉर्मेशन देते हैं, पर जब तक वो उस घर में पहुंचते हैं ब्रूस वहां से निकल चुका होता है। घर में उन्हें कुछ और लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं जिसके आधार पर ये बचे हुए लोगों को भी पकड़ लेते हैं
और अब इन सब को कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है। इन सब ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। इन सब को 30-30 सालों की सजा सुनाई जाती है, जो कि इंग्लैंड के इतिहास में आज से पहले किसी भी रॉबर्स को नहीं सुनाई गई। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सारे पैसे क्वीन के थे। 2 साल बीत जाते हैं और अब तक बटलर ब्रूस तक नहीं पहुंच पाया। वो किसी भी कीमत पर ब्रूस को पकड़कर इस केस को क्लोज करना चाहता है। साथ ही उसे पूरा यकीन है कि इस काम में ब्रूस की किसी रेलवे अधिकारी ने मदद की है, क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन के इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देना नामुमकिन है। लेकिन अब तक इनके सामने किसी भी रेलवे के अधिकारी का नाम नहीं आया। 2 साल और बीत जाते हैं और आज इस चोरी को पूरे 4 साल हो चुके हैं। डिटेक्टिव बटलर अब तक ब्रूस को नहीं पकड़ पाया। उसकी रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है, लेकिन वो रिटायरमेंट लेने से मना कर देता। वो कहता है कि जब तक मैं ब्रूस को पकड़ ना लूं तब तक मैं रिटायरमेंट नहीं लूंगा। और एक दिन उसे किसी अनजान शख्स का कॉल आता है, जो बटलर को उस घर का पता बता देता है जहां पर ब्रूस छुपा हुआ है। बटलर अपनी टीम के साथ उस घर में जाकर ब्रूस को गिरफ्तार कर लेता है। ये कॉल किसने किया, क्यों किया, इस बारे में कभी पता नहीं चल सका और ब्रूस को भी सजा हो जाती है। लेकिन अब तक बटलर को उस रेलवे अधिकारी का पता नहीं चला जो इनकी टीम में शामिल था। दरअसल ये उसका सिर्फ एक शक है। बटलर रिटायरमेंट ले लेता है। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि ट्रेन से जितने पैसे चोरी हुए थे, पुलिस उसका 10% ही बरामद कर पाई थी। बाकी पैसा कहाँ गया, पुलिस को कुछ नहीं पता। इसीलिए सन 1971 में इंग्लैंड की पूरी करेंसी को बदल दिया जाता है, जिसका मतलब ये है कि वो करेंसी जो चोरी हुई थी अब वो कागज के समान है, उसकी कोई कीमत नहीं है। पुलिस को अच्छे से पता था कि इतनी बड़ी करेंसी को कोई भी इंसान यूज नहीं कर सकता। अब कई साल बीत जाते हैं। 16 लोगों में से 12 लोगों की मौत सजा के दौरान ही हो जाती है। 4 लोग रिहा हो जाते हैं, जिसके बाद ब्रूस के पास कुछ फिल्म मेकर्स आते और कहते हैं कि हम तुम्हारी कहानी पर, तुम्हारी चोरी की जो वारदात थी उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन हम ये तभी बनाएंगे जब हमें तुम पूरी सच्चाई का बताओगे। उनका मतलब उस रेलवे अधिकारी से भी था जो कि इस पूरे के पूरे प्लान का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। ब्रूस उनकी बात मान जाता है। दरअसल ब्रूस ने उस रेलवे अधिकारी से वादा किया था कि वो उसका नाम कभी नहीं बताएगा, इसीलिए उसने उसका नाम कभी नहीं बताया। पर अब उस अधिकारी की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए ब्रूस उसका नाम बताने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद इस सच्ची घटना पर डॉक्यूमेंट्री बनती है। लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि उस 90% पैसे का क्या हुआ, जो पुलिस को, सरकार को कभी मिला ही नहीं। आपको क्या लगता है, क्या करेंसी बदलने से पहले उस सारे पैसे को इस्तेमाल कर लिया होगा या वो सारा पैसा रद्दी बन गया होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी।